हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वेज का डिटर्मिनेशन इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। इंडस्ट्री वेज डिटर्मिनेशन कैसे करती है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा वेज का डिटर्मिनेशन करती है, और जो इंडस्ट्री ने वेज रेट डिटर्मिन कर दिया, उस वेज रेट के ऊपर फर्म ने ये डिसाइड करना है कि कितने वर्कर को काम पे लगाया जाएगा, और फर्म उतने ही वर्कर को काम पे लगाती है जहां पर वर्कर को दी जाने वाली वेजेस उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर होती है। ठीक है, आपको मैंने साथ में ये बताया था कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को जब वर्कर को वो काम पे लगाती है, तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट पीरियड में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, और लॉस भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब वर्कर को वेजेस मिलनी चाहिए, उनकी जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर उनको वेजेस दी जाती है। लेकिन अगर वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा है, क्योंकि वर्कर को वेजेस तो दी जाती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर, लेकिन अगर वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा है, तो वो जो डिफरेंस है वो फर्म अपने पास खुद रख लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। उसका डायग्राम मैंने आपको बनाकर समझाया था। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉस भी हो सकता है। और शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉस कब होगा? शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉस तब होगा जितनी 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 फर्म लॉस तब होगा जितनी हेलो हेलो, यस मैम। एक मिनट, कनेक्टिविटी ठीक आ रही मैडम। बस ठीक आ रही है, वो फोटो गायब हो गई है। हाँ जी, शॉर्ट पीरियड में मैं आपको बता रही थी कि फर्म को लॉस भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि क्योंकि फर्म वर्कर्स को उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर वेजेस देती है। अगर मार्जिनल वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना फर्म को लाभ होगा और ना ही फर्म को हानि होगी। ये डायग्राम मैंने कल आपको समझाया था। हेलो, ये डायग्राम मैंने कल आपको बताया था। हाँ जी मैडम, ये वाला बता दिया था या दोबारा बना के बताऊं? एक बार दोबारा बता दो मैडम। तो दोबारा बना के बता देती हूँ। दूसरा जो डायग्राम मैंने बताया था, ये नॉर्मल लॉस का डायग्राम बनाया था। शॉर्ट पीरियड में फर्म को नॉर्मल लॉस हो सकता है। ये नॉर्मल लॉस का डायग्राम बना रही हूँ। शॉर्ट पीरियड में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? इसका डायग्राम मैं बना रही हूँ। एक्स एक्सिस पर हमने लेबर लिया, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमने लिया वेजेस और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब दोनों हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से भी है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से है, दोनों इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में वेज का डिटर्मिनेशन तो इंडस्ट्री करती है। ये OW वेजेस का डिटर्मिनेशन इंडस्ट्री ने, OW या WW कह दो, ये इंडस्ट्री ने वेज का डिटर्मिनेशन कर दिया डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कैसे बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट? ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है। फर्म वर्कर को कितनी वेजेस देती है?
फर्म वर्कर और कितने वर्कर को काम पे लगाती है? फर्म उतने ही वर्कर को काम पे लगाती है जहां पर उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उनकी वेजेस के बराबर है। ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब है? ये वेजेस वाली लाइन है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस को यहाँ कट कर रही है, इससे लाइन नीचे डाल देंगे। इसका मतलब फर्म ओएन वर्कर को काम पे लगाएगी। ठीक है, ओएन वर्कर को काम पे लगाएगी क्योंकि ओएन वर्कर को जब काम पे लगाती है तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जितनी वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है और उतनी ही उसकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हो। ये जब दोनों बराबर होते हैं ना तो नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट है। अब ओएन वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, ओएन वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? ईएन। ठीक है, और इनकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमने भी ईएन दिखानी है। तो हम इसी पॉइंट पे, इसी ई पॉइंट को टच करता हुआ हम क्या करेंगे? एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व बना देंगे। तो ओएन वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, ओएन वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? ईएन। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? ईएन। ओएन वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, ओएन वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? ये लाइन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को भी यही कट कर रही है ई पर, तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी ईएन है। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ई पॉइंट के ऊपर दोनों ही बराबर है। जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर है तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर ही तो वर्कर को वेजेस दी जा रही है। फर्म वर्कर को वेजेस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर देती है। उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी ईएन है और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी वर्कर की इतनी ही। तो हम कहेंगे कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना तो फर्म को लाभ है ना हानि। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वर्कर की कम है, ठीक है, किससे कम है? एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। ये डायग्राम भी मैंने कल आपको बना के बताया था। कैसे? सुपर नॉर्मल, ये तो आपका डायग्राम बन गया, यहाँ पर उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का भी डायग्राम आपको बनाकर बताया था। एक्स एक्सिस पर हमने लेबर ली है, वाई एक्सिस पर हमने वेजेस ली है और इसके साथ ही हमने प्रोडक्टिविटी ली है। ठीक है, ये वेज रेट इंडस्ट्री ने OW डिटरमिन कर दी या WW, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, इंडस्ट्री ने वेज रेट डिटरमिन कर दिया। ठीक है, और अब आप देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होंगे? ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस को कहाँ कट कर रही है? वेजेस की लाइन को यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कितने वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं? ओएन वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ओएन वर्कर काम पर लगाने पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और उनको दी जाने वाली वेजेस दोनों बराबर है। फर्म उतने ही वर्कर को काम पर लगाती है जहां पर उनको दी जाने वाली वेजेस और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बराबर होती है। ठीक है, ओएन वर्कर को काम पे लगाएगी क्योंकि यहाँ पर उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वेजेस दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम बनाएंगे, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में क्या होता है? जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उस एक्चुअल में वर्कर की प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से भी ज्यादा होती है। तो आपने जो है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को इस लाइन से, ये जो ई पॉइंट है इससे ऊपर बनाना है, तो ये आपने बना दिया एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ओएन वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, तो ओएन वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दो। ओएन वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, उनकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है MN और उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है EN। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? MN और और मार्जिनल, ये लाइन मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है EN। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यानी कि MN इज ग्रेटर देन EN, ये MN है, MN ज्यादा है EN से, तो ये जो डिफरेंस MN, ये जो डिफरेंस ME आया, ठीक है, कितनी ज्यादा है? ME ज्यादा है। तो ये जो ME डिफरेंस आया ना, ये क्या कहलाएगा? ये जो डिफरेंस आया इसको हम कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि वर्कर को वेजेस तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर दी जा रही है, यानी कि EN दी जा रही है या OW दी जा रही है, लेकिन वर्कर की एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी तो इससे ज्यादा है।
वर्कर की प्रोडक्टिविटी तो MN है और वेजेस उसको दी जा रही है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर, EN के बराबर, जबकि उसकी एक्चुअल में एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उससे भी ज्यादा है। तो ये फायदा कौन रख रहा है? ये फायदा फर्म अपने पास रख रही है, ये फायदा फर्म अपने पास रख रही है। हाँ जी, बात समझ में आई? तो फर्म को, हाँ जी, समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉस भी हो सकता है। अब ये तीसरा जो डायग्राम है, शॉर्ट पीरियड में फर्म को लॉस भी हो सकता है। कैसे फर्म को लॉस होगा? यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर लेबर ले लिया और वाई एक्सिस पर वही वेजेस और प्रोडक्टिविटी हमने ले ली। ठीक है, ये वेजेस OW वेजेस फर्म ने निश्चित कर, इंडस्ट्री ने फिक्स कर दी OW वेजेस। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब हमने बना दिया, कितने वर्कर काम पे लगाए जाएंगे, जहां मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इस वेजेस लाइन को कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, तो ON वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। ठीक है, और उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? EN उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो लॉस कब होगा? लॉस तब होता है जब, लॉस तब होता है कि वर्कर को वेजेस तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर दी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में उनकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है इससे भी कम है। ठीक है, एक्चुअल में एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इससे भी कम है। तो लॉस कब होता है? व्हेन लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब एक्चुअल में जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से भी कम होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉस होगा। तो हमने एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब क्या है? इस पॉइंट ई पॉइंट से भी नीचे बनाना है, यहाँ बना दिया, ये हमने बना लिया एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब। अब ये एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? मान लो इसका नाम हमने दे दिया M, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है MN, लेकिन उसको वेजेस कितनी दी जा रही है? EN। वेजेस कितनी दी जा रही है? वेजेस तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर दी जा रही है। वेजेस दी जा रही है EN, इतनी वेजेस दी जा रही है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी EN वेजेस दी जा रही है, लेकिन उसकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है? उसकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी तो MN है। MN उसकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, लेकिन वेजेस उसको EN के बराबर दी जा रही है। हाँ जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर वेजेस दी जा रही है, जबकि उसकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उससे भी कम है। यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। वेजेस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बारे में दी जा रही है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है हमारी EN। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसकी है MN। ठीक है, ये EN इज ग्रेटर देन MN, कितनी ज्यादा है? EM के बराबर ज्यादा है, ये EM के बराबर ज्यादा है। तो ये जो होगा ना, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। यानी कि वर्कर की एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी से, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को लॉस होगा। कैसे, क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि फर्म वेजेस ज्यादा दे रही है, वेजेस तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वर्कर की प्रोडक्टिविटी उससे कम है। तो फर्म के लिए क्या कहलाएगा? फर्म के लिए ये कहलाएगा लॉस। ठीक है, तो अब आपको मैंने ये बताया कि शॉर्ट पीरियड में ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। शॉर्ट पीरियड में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में ये 3 सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ये 3 सिचुएशन हो सकती है शॉर्ट पीरियड में। अब हमने पढ़ना है लॉन्ग पीरियड के बारे में। लॉन्ग पीरियड में क्या सिचुएशन होगी, लॉन्ग पीरियड के बारे में हमने पढ़ना है। इसको मैं रब कर रही हूँ। ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई, शॉर्ट पीरियड की 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब हमने पढ़ना है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? लॉन्ग पीरियड में फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं। लॉन्ग पीरियड में फर्म को ना तो लॉस होगा, ना फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉन्ग पीरियड में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम अभी आपने सीखा है ना, वही डायग्राम आपने दोबारा से बना देना है। क्या बताया? लॉन्ग पीरियड में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो हम क्या करेंगे?
नॉर्मल प्रॉफिट का, ये लॉन्ग पीरियड की मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड में मैंने आपको बताया कि फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल में लॉन्ग पीरियड में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट का मैं डायग्राम बना देती हूँ, सेम अभी जो मैंने पीछे बताया था नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाया था। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया लेबर, और ये वाई एक्सिस पर हमने ले लिया वेजेस और इनकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये वेजेस, OW वेजेस या WW लाइन वेजेस, ये वेजेस इंडस्ट्री ने डिटरमिन की है। इस वेज रेट के ऊपर, OW वेज रेट के ऊपर फर्म कितने ही वर्कर काम पे लगा सकती है। ठीक है, लेकिन फर्म उतने वर्कर काम पे लगाती है जहां पर उनको दी जाने वाली वेजेस उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर, फर्म उतने ही वर्कर काम पे लगाती है। तो अब देखो वर्कर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कब हमने डाला, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। फर्म कितने वर्कर को काम पे लगाएगी, इसका मतलब ON वर्कर को काम पे लगाएगी। आपको मैंने बताया कि फर्म उतने वर्कर को काम पे लगाती है जहां उनको दी जाने वाली वेजेस, ये वेजेस लाइन है जहां ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को काटेगी, जहां काट रही है नीचे लाइन डालो, इतने वर्कर फर्म काम पे लगाएगी। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ कि लॉन्ग पीरियड में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को बराबर करना है। तो जहां पर ये एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस को काट रही है ना, इस पॉइंट पे काट रही है, इसी पॉइंट को टच करता हुआ आपने एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लाइन डाल देनी, क्योंकि दोनों को ON वर्कर काम पे लगाए जाएंगे, उनकी जो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को दोनों को बराबर करना है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेजेस को ई पॉइंट पे काट रही है, इसी ई पॉइंट को टच करता हुआ आपने एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी डाल देना। तो जो ON वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, इनकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये लाइन देखो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को यहाँ कट कर रही है, तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है EN। ON वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं, इनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये लाइन देखो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को भी यही कट कर रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी EN है, दोनों ही EN है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों EN है, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना लाभ है, ना फायदा है, और ना ही नुकसान है। ठीक है, जब ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो हम कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि जितनी वेजेस दी जा रही है वर्कर की एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही। इसका मतलब क्या है, जितनी वेजेस दी जा रही है, वेजेस तो OW दी जा रही है, OW कह दो या EN कह दो, OW कह दो या EN कह दो, यानी कि जितनी वेजेस दी जा रही है वर्कर की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही है। ठीक है, तो फर्म को ना लॉस है ना प्रॉफिट है। ठीक है, अगर जितनी वेजेस वर्कर को दी जाए, अगर उनकी एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी उससे ज्यादा होगी तो फर्म को फायदा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। दोनों बराबर होंगी तो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अगर उनको दी जाने वाली वेजेस ज्यादा है लेकिन उनकी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उससे भी कम आ जाती है तो लॉस है। तो लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दोनों बराबर होते हैं। हाँ जी, बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब हमने वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है वेज डिटर्मिनेशन अंडर, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली की सिचुएशन में हमने वेज डिटर्मिनेशन करना है, मोनोपोली की सिचुएशन में वेज डिटर्मिनेशन करना है। हाँ जी, मोनोपोली की सिचुएशन में वेज डिटर्मिनेशन कैसे होता है? हेडिंग है हमारा वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, एकाधिकार में मजदूरी का निर्धारण। ठीक है,
अब एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकार की स्थिति में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, ये हम कैसे पढ़ेंगे, इसको आपने समझना है। हाँ जी, देखिए मोनोपोली की सिचुएशन में क्या होता है। मोनोपोली की सिचुएशन में, एकाधिकार की स्थिति में मजदूरों की सप्लाई करने वाली ट्रेड यूनियन होती है। क्या बताया, मोनोपोली की सिचुएशन में मजदूरों की सप्लाई करने वाली क्या होती है, मजदूरों की सप्लाई करने वाली ट्रेड यूनियन होती है। यानी कि सारे के सारे मजदूर ट्रेड यूनियन के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, और ट्रेड यूनियन ही मजदूरों की सप्लाई करती है। मजदूरी की दर का निर्धारण ट्रेड यूनियन करती है, ठीक है। मजदूरी की दर का निर्धारण कौन करता है, मजदूरी की दर का निर्धारण ट्रेड यूनियन ही करती है। और मजदूरी की दर ट्रेड यूनियन कितनी निश्चित करेगी, ये ट्रेड यूनियन के लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। ट्रेड यूनियन का क्या टारगेट है, ट्रेड यूनियन का जो टारगेट होगा उसी के हिसाब से मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। मोनोपोली की सिचुएशन में वेज डिटर्मिनेशन की 3 सिचुएशन हो सकती है। क्या बताया, मोनोपोली की सिचुएशन में वेज डिटर्मिनेशन की 3 सिचुएशन होती है, ठीक है। एक जो ट्रेड यूनियन है वो 3 सिचुएशन वेज डिटर्मिनेशन की रख सकती है। तो पहली सिचुएशन क्या है, मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, यानी कि अधिकतम कुल मजदूरी। पहली सिचुएशन क्या है, अधिकतम कुल मजदूरी, मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, ठीक है। टोटल वेजेस अगर ट्रेड यूनियन चाहती है कि उसके अंडर जितने भी वर्कर हैं उनकी वेजेस कैसे होनी चाहिए, उसका उद्देश्य है उनकी वेजेस को मैक्सिमाइज करना। तो वर्कर की वेजेस मैक्सिमाइज कब होगी, वर्कर की वेजेस मैक्सिमाइज तब होगी जब ट्रेड यूनियन उतने वर्कर की सप्लाई करती है जहां पर उनकी मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाती है। अगर उतने वर्कर को सप्लाई करेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में वर्कर का जो वेजेस होगी वो मैक्सिमम होगी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। कैसे, ये बात हम यही बात हम ये डायग्राम से समझ रहे हैं। इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, ये देखो, ये हमने सप्लाई लाइन डाली है, ये सप्लाई लाइन आपकी यहां से शुरू हो रही है। यहां से शुरू होने का मतलब क्या है, यहां से शुरू होने का मतलब ये है कि ओएस तो मिनिमम वेजेस है, इससे कम मजदूरी के ऊपर तो कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा, इसलिए सप्लाई लाइन यहां से शुरू हो रही है। ये लाइन हमारी है डिमांड लाइन, ठीक है। डिमांड और सप्लाई यहां पर आपके कट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक हमने ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन डाली है, ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, अधिकतम कुल मजदूरी। तो अगर ट्रेड यूनियन चाहती है कि मजदूरों की मजदूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन कितने वर्कर सप्लाई करेगी, वर्कर को सप्लाई करने का काम यूनियन करती है, वर्कर अपनी मर्जी से काम करने के लिए नहीं जाते हैं। एक ट्रेड यूनियन बना दी जाती है, उस ट्रेड यूनियन के सारे वर्कर मेंबर बन जाते हैं और वो ट्रेड यूनियन ही डिसाइड करती है कि आज कितने वर्कर काम करने के लिए जाएंगे और वर्कर को कितनी वेजेस मिलनी चाहिए। अगर ट्रेड यूनियन चाहती है कि टोटल वेजेस मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिकतम कुल मजदूरी होनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन कितने वर्कर सप्लाई करेगी, ट्रेड यूनियन उतने वर्कर सप्लाई करेगी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाती है। इस डायग्राम में देखो, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ 0 है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ 0 है तो नीचे वर्कर का नंबर कितना आ गया, N1। इसका मतलब है ओ N1 वर्कर को ट्रेड यूनियन सप्लाई करेगी, जबकि वर्कर की सप्लाई है कितनी, मैक्सिमम वर्कर, हाँ जी, मैक्सिमम वर्कर जो सप्लाई किए जा सकते हैं, मैक्सिमम वर्कर जो सप्लाई किए जा सकते हैं वो ON वर्कर है, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई कट कर रहा है। मैक्सिमम वर्कर ON सप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन क्योंकि वेजेस को मैक्सिमाइज करना चाहती है इसलिए वो ON वर्कर सप्लाई ना करके केवल ON1 वर्कर सप्लाई करती है। इसका मतलब ये जो N1 और N है, इतने वर्कर क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि वर्कर, कितने वर्कर काम के ऊपर जाएंगे,
ये ट्रेड यूनियन डिसाइड करती है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन ये कैसे डिसाइड करती है कि आज कितने वर्कर काम पे जाएंगे, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन ने अपना टारगेट क्या फिक्स किया है। अगर ट्रेड यूनियन अपना टारगेट फिक्स करती है कि वेजेस को मैक्सिमाइज करना है, अधिकतम कुल मजदूरी होनी चाहिए, अधिकतम कुल मजदूरी तो वहीं पर होगी जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम को अब मैं हाथ से बनाकर दिखाती हूँ, इसको मैं समझाती हूँ, हाथ से बनाकर दिखाती हूँ वेजेस को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। अब मैं देखो इसको हाथ से बना के समझा रही हूँ। ये पहले वाला डायग्राम जो है, क्यों नहीं रेज हो रही। चलो मैं यहां पर ये डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। हाँ जी, पॉइंट मैंने बताया मैक्सिमम टोटल वेजेस। अगर ट्रेड यूनियन चाहती है कि टोटल वेजेस मैक्सिमम हो, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन करती क्या है? ट्रेड यूनियन के 3 टारगेट होते हैं। पहला टारगेट है मैक्सिमम टोटल वेजेस। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए लेबर, वाई एक्सिस पर हमने ली है वेजेस। हाँ जी, पेज क्लियर दिख रहा है? हेलो, ठीक है। अब ये जो सप्लाई लाइन है ना, यहां से वाई एक्सिस से शुरू होती है, ये हो गई सप्लाई लाइन। इसका मतलब है कि ओएस मजदूरी से कम मजदूरी पे तो कोई वर्कर काम पे जाएगा ही नहीं। ये मिनिमम वेजेस है ओएस, इससे कम मजदूरी पे कोई वर्कर काम पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां हमने डाल दी डिमांड लाइन। डिमांड और सप्लाई आपस में कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ कट कर रहे हैं। जहां डिमांड और सप्लाई कट करते हैं, तो इससे हमें पता कितना चला कि मैक्सिमम जो वर्कर काम पे लगाए जा सकते हैं वो ओएन वर्कर काम पे लगाए जा सकते हैं। और जब ओएन वर्कर काम पे लगाए जाएंगे तो उनकी वेजेस होगी ओडब्ल्यू। ये मैक्सिमम वर्कर जो काम पे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेड यूनियन अब कितने वर्कर काम, ट्रेड यूनियन कितने वर्कर को सप्लाई करेगी, ये तो ट्रेड यूनियन के टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो अगर ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है कुल मजदूरी को अधिकतम करना, मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, अगर टोटल वेजेस को मैक्सिमाइज करना ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन उतने वर्कर को काम पे लगाएगी जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो पहला मैंने बताया मैक्सिमाइज, पहला टारगेट है मैक्सिमाइज टोटल वेजेस। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टोटल वेजेस को मैक्सिमाइज करना है तो उतने वर्कर काम पे लगाए जाएंगे जहां पर मार्जिनल वेजेस 0 हो, ठीक है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू 0। तो ये अब हमने मार्जिनल रेवेन्यू, ये हम डाल रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब यहाँ 0 है। अगर वेजेस को मैक्सिमाइज करना है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ नीचे देखो। हाँ जी, भी किसका माइक खुला हुआ है? आशा, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। हाँ जी, तो अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू 0 का, यहाँ 0 है। इसका मतलब है अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो ऐसी सिचुएशन में फिर कितने वर्कर बनते हैं? ये लाइन आप क्या करो, ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो ऐसी सिचुएशन में कितने वर्कर काम पे लगाए जाएंगे? ये मान लो हमने लिख दिया N1 वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। और वेजेस कितनी हो गई? वेजेस हो गई OW1। वेजेस कितनी हो गई? वेजेस हो गई हमारी OW1। ये लाइन मैं डिमांड लाइन को और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है। डिमांड लाइन को मैंने और आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया डिमांड, ठीक है। तो जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0, यहाँ 0 है। इसका मतलब है ओ, हेलो मैम एक बार दोबारा बताना। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि
जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के 3 ऑब्जेक्टिव, मोनोपोली की सिचुएशन में ट्रेड यूनियन ही वर्कर को सप्लाई करती है। सारे जितने भी वर्कर हैं वो ट्रेड यूनियन के मेंबर बन जाते हैं। अगर ट्रेड यूनियन वर्कर को काम के लिए भेजेगी तो वर्कर जाएंगे, अगर ट्रेड यूनियन वर्कर को काम पे नहीं भेजेगी तो वर्कर नहीं जाएंगे। ठीक है, मोनोपोली की सिचुएशन में ऐसा होता है। तो ट्रेड यूनियन कब कितने वर्कर को काम पे भेजेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेड यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या उद्देश्य है। ठीक है, उसका गोल क्या है। ट्रेड यूनियन के 3 टारगेट, 3 गोल हो सकते हैं। पहला उसका टारगेट हो सकता है मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, यानी कि अधिकतम कुल मजदूरी। अधिकतम कुल मजदूरी मैक्सिमाइज टोटल वेजेस कब होगी, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगी। ठीक है, इसलिए ये पहले मैंने सप्लाई लाइन डाली थी, ये डिमांड लाइन डाली थी। डिमांड सप्लाई जहां कट कर रहे हैं, टोटल वर्कर ON सप्लाई हो सकते हैं। ट्रेड यूनियन के पास ON वर्कर है काम करने के लिए, लेकिन इन ON वर्कर में से वो कितने वर्कर को काम पे भेजेगी, ये तो ट्रेड यूनियन के टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड यूनियन के पास वर्कर है ON, लेकिन इसमें से कितने वर्कर काम पे भेजेगी, ये ट्रेड यूनियन के टारगेट पे डिपेंड करता है। अगर ट्रेड यूनियन का टारगेट है मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, यानी कि अधिकतम कुल मजदूरी, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन देखेगी कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 कहां आ रही है। तो हमने इसलिए ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाला। मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, तो इसका मतलब वर्कर यहाँ N1 लिख दिया। इसका मतलब है जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ट्रेड यूनियन ON वर्कर को काम पे भेजेगी। जबकि ट्रेड यूनियन के पास वर्कर कितने हैं, ON वर्कर हैं उसके पास, लेकिन सारे वर्कर वो काम पे नहीं भेज रही। ON में से ON वर्कर काम पे भेज रही है। फिर ये लाइन आपने आगे एक्सटेंड कर दी, डिमांड तक एक्सटेंड कर दी, और ये लाइन यहां डाल दी। ON वर्कर काम पे लगाएगी और वेजेस मिलेगी OW1। जब मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, अधिकतम कुल मजदूरी ट्रेड यूनियन का उद्देश्य है, तो ON वर्कर काम पे लगाए जाएंगे, क्योंकि ON वर्कर काम पर लगाने पर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। ठीक है, जबकि ट्रेड यूनियन के पास वर्कर कितने हैं, ON है। उस ON में से ON वर्कर काम पे लगाए जाएंगे। बाकी कितने वर्कर रह गए, ये जो N1 और N वर्कर है, ये N1 N वर्कर क्या रह जाएंगे, ये N1 N वर्कर रह जाएंगे अनएम्प्लॉयड, ये बेरोजगार रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, वर्कर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन चाहती है उनको, उनकी वेजेस को मैक्सिमाइज करना चाहती है। वेजेस मैक्सिमाइज वहीं होगी जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। ये मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ 0 है, नीचे नंबर ऑफ वर्कर लिख दिया N1। हमारे पास ट्रेड यूनियन के पास वर्कर तो ON है, लेकिन वो सारे वर्कर काम पे नहीं भेज रही। ON में से ON1 वर्कर भेज रही है, तो बाकी कितने वर्कर रह गए, N1 N रह गए। इसका मतलब N1 N वर्कर क्या रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ये मेरा पॉइंट समझ में आया? हेलो, यस मैम। ठीक है, N1 वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज टोटल वेजेस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, ट्रेड यूनियन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ट्रेड यूनियन का दूसरा टारगेट, उसका दूसरा टारगेट हो सकता है मैक्सिमाइज टोटल इकोनॉमिक रेंट। दूसरा टारगेट हो सकता है मैक्सिमाइज टोटल इकोनॉमिक रेंट। टोटल इकोनॉमिक रेंट, मैक्सिमाइज टोटल इकोनॉमिक रेंट को हिंदी में बोलते हैं अधिकतम कुल आर्थिक लगान। अगर ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है कि कुल आर्थिक लगान को, टोटल इकोनॉमिक रेंट को मैक्सिमाइज करना ट्रेड यूनियन का टारगेट है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन कितने वर्कर को काम पे लगाएगी। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन कितने वर्कर को काम के ऊपर लगाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक रेंट को मैक्सिमम करना है। इकोनॉमिक रेंट को मैक्सिमम करने का मतलब है सबसे ज्यादा मजदूरी देनी है। मैक्सिमाइज इकोनॉमिक रेंट का मतलब है मैक्सिमम वर्कर को वेजेस मिलनी चाहिए। जब मजदूरी की दर बहुत ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयर तो कम वर्कर को काम पे लगाएगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, कम वर्कर को काम पे लगाएगा। मान लो OW1 से भी ज्यादा मजदूरी कितनी हो रही है, मान लो OW1 से भी जो ज्यादा मजदूरी हो रही है
OW2 हो रही है। अब OW2 मजदूरी लगाई, मजदूरी अगर वर्कर को दी जाती है तो ये डिमांड लाइन को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से लाइन आप क्या करोगे? नीचे डाल दोगे। तो इसका मतलब कितने वर्कर काम पे लगेंगे? ये हो गया N2। इसको मैं थोड़ी सी स्पेस बना देती हूँ। ये जो मैंने N1 लिखा है इसको मैं छोटा लिख देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये मैंने N1 लिखा था और ये लिख रही हूँ N2। अब ट्रेड यूनियन क्या चाहती है? मैक्सिमाइज टोटल इकोनॉमिक रेंट, यानी कि अधिकतम कुल आर्थिक लगान। आर्थिक लगान, टोटल इकोनॉमिक रेंट का मतलब है मैक्सिमम वेजेस ट्रेड यूनियन देना चाह रही है अपने वर्कर को। अगर मैक्सिमम वेजेस देना चाह रही तो मैक्सिमम वेजेस तो OW1 से और बढ़कर OW2 मैक्सिमम वेजेस हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? OW2 मैक्सिमम वेजेस हो सकती है। ठीक है, अब OW2 मैक्सिमम वेजेस होगी तो ये लाइन डिमांड को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। यहाँ से नीचे लाइन डाल दी तो नीचे वर्कर कितने हो गए? ON2। अब देखिए ट्रेड यूनियन के पास वर्कर कितने हैं? वर्कर तो उसके पास ON है, इतने वर्कर हैं। जहां डिमांड और सप्लाई कट कर रहा है उसके पास वर्कर तो ON है, लेकिन सारे वर्कर वो काम पे नहीं भेज रहे क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक रेंट को मैक्सिमाइज करना, अधिकतम कुल आर्थिक लगान करना। तो ऐसी सिचुएशन में वो ON वर्कर में से केवल ON2 वर्कर ही काम पर भेजेगी। ठीक है, तो वर्कर की सप्लाई कितनी होगी? वर्कर की सप्लाई कितनी ट्रेड यूनियन करेगी? सप्लाई करेगी ON2, ये वर्कर की सप्लाई करेगी। जबकि अवेलेबल वर्कर कितने हैं? अवेलेबल वर्कर कितने हैं? जबकि उसके पास जो वर्कर अवेलेबल है वो ON अवेलेबल है। ठीक है, ON2 सप्लाई करेगी जबकि अवेलेबल उसके पास वर्कर ON है। ON वर्कर अवेलेबल है लेकिन सप्लाई तो ON2 कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि N2 और N यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब क्या है? N2 और N, इतने वर्कर क्या रह जाएंगे? इतने वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ट्रेड यूनियन चाह रही है कि ज्यादा लोगों को वेजेस मिले। अब ज्यादा लोगों को वेजेस दोगे तो इतने वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। हेलो हेलो, हाँ जी। क्या है? और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और ज्यादा। जितनी हम वेजेस बढ़ाते जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इतनी वेजेस पर तो फर्में काम पर लगाने के लिए तैयार नहीं होती। ज्यादा वेजेस की अगर ट्रेड यूनियन डिमांड करेगी तो फर्में कम वर्कर काम पे लगाएंगे। और ज्यादा वेजेस मांगी जा रही है तो N2N, ये N2 और N, क्योंकि ON2 वर्कर काम पे लगाए जा रहे हैं जबकि वर्कर ON अवेलेबल है, N2N वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ट्रेड यूनियन का तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैक्सिमाइज, इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट। मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। अगर ट्रेड यूनियन का ये ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए तो मैक्सिमम लोग तो ON वर्कर है। ट्रेड यूनियन चाहती कि सारे के सारे वर्कर काम पे चले जाए, सबको मजदूरी मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में वेज कितनी होगी? तो आप देखो ये डिमांड और सप्लाई कहाँ कट कर रहे हैं? डिमांड सप्लाई यहाँ कट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो वर्कर को OW मजदूरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि OW वेज रेट पर, इस OW वेज रेट के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इस OW वेज रेट के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और मैक्सिमम लोग कितने हैं? ON वर्कर है, वो सारे के सारे काम पे लग जाएंगे। लेकिन वेज रेट OW होगा। देखो ये सबसे नीचा है, OW2 भी पहुंचा, OW1 भी पहुंचा, ये सबसे नीचा OW। कम मजदूरी की दर होगी तो कम मजदूरी की दर पे तो सभी फर्में डिमांड करेंगी वर्कर की, और जितने भी वर्कर ट्रेड यूनियन के पास जितने वर्कर है वो सारे के सारे काम पर लग जाएंगे। हाँ जी, समझ में आया? हेलो, यस मैम, यस ठीक है। मैम। तो मैंने आपको तीन, मतलब कि मोनोपोली की सिचुएशन में वेज रेट जब डिटरमिन किया जाता है तो वेज रेट डिटरमिन करने का काम ट्रेड यूनियन करती है, क्योंकि जितने भी वर्कर होते हैं वो सारे के सारे वर्कर ट्रेड यूनियन के मेंबर बन जाते हैं, और ट्रेड यूनियन ये डिसाइड करती है कितने वर्कर को काम पे भेजना है, कितनों को नहीं भेजना। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के तीन टारगेट हो सकते हैं।
3 टारगेट में पहला टारगेट बताया मैक्सिमाइज टोटल वेजेस, टोटल वेजेस को अधिकतम करना चाह रही है, तो वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे N1 N, तो टोटल वेजेस मैक्सिमम वही होगी जहां मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। ये मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ 0, नीचे वर्कर आ गए, ठीक है। तो ON वर्कर ही काम पे लगेंगे, जबकि वर्कर अवेलेबल है ON1 ही काम पे लगेंगे, इतने N1 N वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है मैक्सिमाइज टोटल इकोनॉमिक रेंट, यानी कि वर्कर को वेजेस, इकोनॉमिक रेंट का मतलब है वर्कर को वेजेस मैक्सिमम मिलनी चाहिए, ठीक है, वेजेस मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड यूनियन कितने वर्कर को काम पे लगाएगी, तो ट्रेड यूनियन ON2 वर्कर को सप्लाई करेगी, ठीक है, और वेजेस ज्यादा करना चाह रही है, मान लो वेजेस OW करना चाह रही है, ठीक है, OW लाइन ये वेजेस की ये डिमांड को यहाँ टच कर रही है, ये सॉरी OW1 ये डिमांड को यहाँ टच कर रही है, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कितने वर्कर काम पे वर्कर को सप्लाई करेगी, ये यहाँ OW2 पे N2 वर्कर सप्लाई करेगी, तो कितने वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे N2 N, इतने वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमाइज टोटल इकोनॉमिक रेंट ऑब्जेक्टिव है तो वर्कर की सप्लाई होगी ON2, जबकि अवेलेबल वर्कर है ON, तो N2 N वर्कर, इतने वर्कर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन चाहती कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो ट्रेड यूनियन के पास वर्कर तो ON है, इन सबको अगर काम देगी तो आप देखो डिमांड और सप्लाई कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, तो वेजेस कम हो जाएगी, OW हो जाएगी, OW वेजेस हो जाएगी और ON वर्कर को काम पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपने क्या करना है, याद करना है, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, ये आज आपने करना है। हेलो।